हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको मोलैरिटी के बारे में बताया था, साथ ही मोलैरिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको नॉर्मैलिटी के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नॉर्मैलिटी जो होती है इसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हो। अब बात आती है कि नॉर्मैलिटी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखिए, आपका नॉर्मैलिटी बराबर होता है नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है। अब देखो, बात आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, दो। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन तीसरा। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कीजिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 से इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर वेट इंटू एन फैक्टर। और आपको पता है कि वेट अपॉन मोलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, इक्वेशन 4। तो ये हमने आपको इसमें जितने भी एक्सप्रेशन बताए ये आप ध्यान में रखना। एक ये वाला, जितने भी हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होगा, तो आप इन सभी को ध्यान में रखना। अब देखो, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कीजिए तो इक्वेशन 1 में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू number of mole
of solute multiplied by n factor of solute whole is divided by volume of solution in लीटर। अब आपको हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को आप मोलैरिटी से रिप्लेस कर दो तो आप इसको लिख सकते हो कि नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप ध्यान में रखना। देखिए स्पेस नहीं था, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लो। क्या लिखा है, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर ऑफ सोल्यूट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ तो इसने बता दिया, लेकिन एक चीज है जो आपको परेशान कर रहा होगा, n फैक्टर। कि ये n फैक्टर क्या होता है। पैनिक मत होइएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो पॉज कीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। ये जितने भी फार्मूले हमने बॉक्स में बंद किए हैं, इसको आप ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। आप लोग पैनिक भी मत होइएगा, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कंसीडर करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट देखिए, यूनिट देखिए, ऊपर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे है वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट ही होती है, ग्राम इक्विवेलेंट होती है, और नीचे लीटर हो जाएगा। या फिर इसी को आप नॉर्मल भी कहते हो, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर हो जाए, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर रखोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी उसमें प्रेजेंट सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपने मोलैरिटी मोलैलिटी में डिफाइन किया था। हेंस normality can be defined as number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना।
आगे चीज एक नोट पॉइंट देखते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर 0.25 N H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट आपका H2SO4 है, उसकी नॉर्मेलिटी 0.25 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, या फिर इसको आप यह भी कह सकते हो नॉर्मल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दो। आप लिख सकते हो 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.25 है, तो लिख सकते हो हेंस, थोड़ा ऊपर से लिखता हूं मैं, इट इंडिकेट दैट 0.25 gram equivalent of solute is present in 1 liter solution। और इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.25 है, लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 0.25। कब, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर। स्पेस नहीं था, थोड़ा छोटा लिखा है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। इट इंडिकेट दैट 0.25 gram equivalent of solute is present in 1 liter solution। और इसका मतलब ये हो गया कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.25 होगा जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एन फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अगर हम एन फैक्टर की बात करें तो आप एन फैक्टर के बारे में अच्छे से रिडॉक्स रिएक्शन में स्टडी करते हो। हालांकि एन फैक्टर का यूज चूंकि यहाँ भी हो रहा है, इसलिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना एन फैक्टर के बारे में हम लोग यहाँ भी स्टडी कर लेते हैं। तो इसी में लिख लीजिए आप एन फैक्टर, इसी में सब हेडिंग डाल लीजिएगा एन फैक्टर। जो एन फैक्टर होता है इसको आप वैलेंसी फैक्टर भी कहते हो, ऑल्सो कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए, बात आती है कि एन फैक्टर होता क्या है। तो देखिए, जो आपका एन फैक्टर होता है इसको अलग अलग केस में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब अलग अलग केस में अलग अलग ढंग से कैसे डिफाइन किया गया है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये मैं आपको बताऊंगा
कि अगर किसी एसिड का n फैक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, किसी बेस का n फैक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, किसी सॉल्ट का n फैक्टर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, किसी मेटल का या नॉन मेटल का n फैक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक चीज और देखिए, यहां पे हमने n फैक्टर को n से डिनोट किया है, तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आपका n होता है कहीं कहीं नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो जाता है, कहीं कहीं आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर देते हो, कहीं कहीं नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हो, कहीं n फैक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हो। तो n किस जगह पे n किसको डिनोट कर रहा है ये आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग एसिड के बारे में। पहला, अगर आपको एसिड का n फैक्टर लिखना है तो होता है आपका n फैक्टर हो जाएगा एसिड का बेसिसिटी के इक्वल, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब आप कहोगे कि भाई किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, तो देखो किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पर जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। या आप ये कह सकते हो कि किसी एसिड में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं उसी को आप बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हो। हमने क्या कहा, किसी एसिड में जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं उसी को आप बेसिसिटी कहते हो। तो लिख लो इसको, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिड। ठीक है, अब आप कैसे जानोगे कि किसी एसिड में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। तो यहां पे दो केस आता है, जब आपका एसिड आइसोलेटेड फॉर्म में हो यानी कि एसिड अकेला हो, और दूसरा जब आपका एसिड किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। इन दोनों ही केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एटम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन वाला कंडीशन है इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में ही स्टडी करेंगे। आइसोलेटेड केस वाला हम लोग यही स्टडी करेंगे। अब कोई एसिड आइसोलेटेड कंडीशन में है तो उसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पर जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वही उसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। अभी आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं। यहां लेता हूं मैं एग्जाम्पल। यहां पर हमने लिया कोई एसिड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और यहां पर n फैक्टर। तो देखिए, पहला लिया हमने H2SO4। देखो, जब आप H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, यानी कि H2SO4 के पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 2 हो गए। तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक ऐसे ही अगर HCl की बात की जाए तो इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, इसके पास 1 हो गया। तो n फैक्टर 1 हो गया। अगर हम बात करें HNO3 का तो इसके पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1 है। तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। तो
इन जनरल मैक्सिमम केस में किसी भी एसिड के पास जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है वो वही होता है जितने हाइड्रोजन एटम एसिड के पास प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा? मोस्ट ऑफ द केस में किसी एसिड के पास जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं वही उसका n फैक्टर का वैल्यू होता है, वही उसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एटम होता है। तो यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन एटम? 2, तो इसलिए 2 हो गया। यहां पे 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया। हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में होता है। अब देखो कुछ चीजें और भी बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान में रखना। H3PO4 इसका हो जाता है 3। अगर बात करें H3PO3 तो इसका हो जाएगा 2। अगर बात करें H3PO2 तो इसका हो जाएगा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पे H3PO4 में 3 हाइड्रोजन एटम है, तो यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहां भी 3 हाइड्रोजन एटम, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2 है। यहां भी 3 हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 1 ही है। तो थोड़ा परेशान हो गए होंगे, परेशान मत हो। फिलहाल अभी के लिए ये तीनों केस आप याद कर लो, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बताऊंगा, ठीक है। पैनिक मत होना, इसको याद कर लो। 1 2 और भी बता रहा हूं, उसको याद करो। जैसे H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका होता है 2, ठीक है। ऐसे ही अगला H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, इसका भी होता है 2, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है इसको क्या कहते हो आप? बेसिसिटी। तो देखो अगर बेसिसिटी 2 है यानी कि आपका एसिड डाइबेसिक हो गया। बेसिसिटी 1 है तो एसिड मोनोबेसिक कहा जाएगा। अगर बेसिसिटी 3 है तो एसिड ट्राइबेसिक कहा जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए मैं बता रहा हूं आपको ये और ये ध्यान में रखना, और बाकी हर जगह वही केस अप्लाई करोगे कि किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन एटम होंगे वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। अब इतना अप्लाई कर दो, आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। कोई एक्सेप्शन आएगा तो वहां आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले केस पे आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा है बेस के लिए। सेकंड, बेस के लिए एन फैक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका जो एन फैक्टर होता है वो हो जाएगा एसिडिटी ऑफ बेस। और किसी बेस की एसिडिटी क्या होती है? किसी भी बेस में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो
यहां लिया बेस, यहां पे लिया हमने एन फैक्टर। ठीक है, या बेस लिया, यहां पे लिख दो एसिडिटी, यहां पे एन फैक्टर। तो देखो सबसे पहले हमने ले लिया NaOH का। कितने हाइड्रोक्साइड आयन है? 1। यही एक है तो यही आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होगा, यानी कि एसिडिटी 1, यानी कि एन फैक्टर 1। दूसरा हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कितने हाइड्रोक्साइड आयन है? 2, तो इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन कितना हो जाएगा? 2। एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 2। एन फैक्टर 2। एक और लेता हूं KOH। कितने हाइड्रोक्साइड आयन है? 1। एसिडिटी 1, एन फैक्टर 1। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितने हाइड्रोक्साइड आयन है? 3। एसिडिटी 3, एन फैक्टर 3। तो यही ऐसे ही निकालोगे किसी बेस का आप एसिडिटी। अब एक चीज और भी ध्यान देना, अब देखो अगर एसिडिटी 1 है, बेस की अगर एसिडिटी 1 है तो आप उस बेस को मोनो एसिडिक कहोगे, यानी कि ये मोनो एसिडिक हो गया। ये हो गया आपका मोनो एसिडिक। क्यों? एसिडिटी 1 है, इसकी एसिडिटी क्या है? 2, तो ये हो गया डाई एसिडिक। ठीक ऐसे ही ये भी मोनो एसिडिक, ये हो जाएगा आपका ट्राई एसिडिक। ठीक ना? तो इसको आप ध्यान में रखना। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले केस पे चलते हैं। तीसरा, अगर आपको एन फैक्टर लिखना है मेटल के लिए, मेटल कैसे लिखोगे? तो इसके लिए जो आपका एन फैक्टर होता है वो होता है वैलेंसी ऑफ मेटल की। और किसी मेटल की वैलेंसी क्या होती है? वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। मतलब कि किसी भी मेटल में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस मेटल की वैलेंसी होगी। एक चीज और भी आती है भाई, वैलेंसी क्या होती है? तो इसके बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन या फिर शेयर करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। इसको आप ध्यान में रखना। तो लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन और शेयर्ड by any element is called वैलेंसी। ठीक है, अब जैसे मेटल क्या करता है, मेटल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यही तो करता है ना, कि गेन करता है? आप बताओ, आपका मेटल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लूज करेगा। ठीक है ना?
और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो एग्जांपल देखिए इसका, मेटल नंबर ऑफ या वैलेंसी और यहां एन फैक्टर। हमने ले लिया सोडियम, सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक, वैलेंसी एक, तो एन फैक्टर एक। हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो, तो वैलेंसी दो, टू, तो एन फैक्टर टू। एल्यूमिनियम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? थ्री, तो वैलेंसी थ्री, एन फैक्टर थ्री। तो ऐसे ही किसी मेटल की हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नॉन मेटल पे आएंगे। फोर्थ, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के लिए जो आपका एन फैक्टर होता है ये क्या होता है? यहां भी वैलेंसी हो जाती है, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। और किसी नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। देखिए, नॉन मेटल वैलेंसी और एन फैक्टर। तो हमने ले लिया कार्बन, कार्बन आप कुछ भी ले लो, कार्बन ही ले लो। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में? 4, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 माइनस 4, यानी कि 4, एन फैक्टर 4। आप बात करो ऑक्सीजन का, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6, तो वैलेंसी 8 माइनस 6, 2, एन फैक्टर 2। नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 5, वैलेंसी 8 माइनस 5 यानी कि 3, एन फैक्टर 3। तो इस तरह से आप किसी भी नॉन मेटल का एन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एन फैक्टर के लास्ट कंडीशन पे आते हैं। पांचवा, सॉल्ट की बात करते हैं। अब अगर आपको किसी सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना है तो क्या होगा? तो देखिए, किसी भी सॉल्ट में कैटायन के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है, या फिर किसी भी सॉल्ट में एनायन के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है। तो लिख लो, एन फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज present on
कैटायन, या अब चूंकि कोई भी सॉल्ट या कोई भी कंपाउंड आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि कैटायन के ऊपर किसी भी कंपाउंड में कैटायन के टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज उस कंपाउंड के एनायन के ऊपर होगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहां सॉल्ट, यहां पे हम लोग इन दोनों में से कोई एक ही लेके चलिएगा, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग ये वाला लेके चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और एन फैक्टर। तो पहला सॉल्ट ले लिया हमने NaCl। तो देखिए इसमें कैटायन कौन सा है NaCl में? सोडियम है। सोडियम के ऊपर कितने चार्ज प्रेजेंट हैं? +1। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम के एक आयन के ऊपर एक ही चार्ज तो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सोडियम के कितने एटम हैं या कितने आयन हैं? एक ही तो है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो n फैक्टर 1 हो गया। अगर हम बात करें कि क्या ले लें हम, ये ले लो MgCl2 का। अब यहां पे बताइए आप, यहां पे बताइए कि मैग्नीशियम के ऊपर यानी कैटायन के ऊपर टोटल कितने चार्ज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो यही देखो कि भाई कैटायन कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एक आयन पे कितना चार्ज होता है? +2। मैग्नीशियम का कितना आयन यहां पे है? 1, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2। तो n फैक्टर 2। अगर हम बात करें Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको देखो, यहां पे कैटायन क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एक आयन पे कितना चार्ज? +3। एल्यूमिनियम का कितना आयन है? 2। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × 3 यानी कि 6। तो n फैक्टर 6। तो इस तरह से आप किसी भी सॉल्ट का n फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद कुछ नोट पॉइंट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए नोट पॉइंट देखते हैं इसमें। ये सब जितनी चीजें बता रहा हूं बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, नोट पॉइंट, ये n फैक्टर का पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये नोट पॉइंट आपका n फैक्टर से बाहर का है। नोट, तो देखिए अगर आपका कोई देसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, यहां पे लिख लो सॉल्यूशन यहां लिखो सॉल्यूशन लिख दो और यहां लिख दो नॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी नॉर्मेलिटी 1/10 है।
अगर आपका है सेंटी नॉर्मल, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, छोटा हो जा रहा है, सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी 1/100 है। अगर है मिली नॉर्मल, तो मतलब इसकी नॉर्मेलिटी 1/1000 है। ठीक ऐसे ही अगर बात करें मोलैरिटी के केस में, तो सॉल्यूशन, ये पहला पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट, और मोलैरिटी अगर आपका डेसी मोलर सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी कितनी हुई 1/10। अगर सेंटी मोलर है तो मोलैरिटी हो गई 1/100। अगर मिली मोलर है तो मोलैरिटी हो जाएगी 1/1000। ठीक ऐसे ही आप मोलैलिटी के लिए भी लिख सकते हो। मैं लिख दे रहा हूं उसको भी, सॉल्यूशन और मोलैलिटी। अगर डेसी मोलर है तो इसकी मोलैलिटी हो गई 1/10। अगर सेंटी मोलर है तो इसकी मोलैलिटी हो गई 1/100। अगर मिली मोलर है तो इसकी मोलैलिटी हो गई 1/1000। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। तो देखिए, आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। आज के लेक्चर में हमने आपको नॉर्मेलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगले लेक्चर में मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अगला लेक्चर होगा जिसमें मैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, उस लेक्चर को और इस लेक्चर को आप बैक टू बैक देखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि इसको आज देख ले रहे हैं फिर एक हफ्ते बाद हम अगले लेक्चर को देखेंगे, उससे आपको दिक्कत होगी। होगा क्या, अगर आप इसको आज पढ़ोगे, एक हफ्ते बाद न्यूमेरिकल पे आओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको भूल जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसको और न्यूमेरिकल वाले पार्ट को, दोनों ही लेक्चर को बैक टू बैक देखिएगा, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एक और नोट पॉइंट पे लिख लो, यहीं पे पता होगा कईयों को कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में नॉर्मेलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।